नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तराखंड में आज फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अभी तक राज्य में 67 नए मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तकरीबन 2000 होने वाली है। 1912 ये हो चुकी है और जबकि 1194 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 25 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम भी तोड़ दिया है। आज अल्मोड़ा में 10, देहरादून में 12, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7 नए मामले सामने भी आए हैं। तो ये आज का प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2000 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा होने वाला है प्रदेश में। उधर मंत्री सतपाल महाराज की माली की देहरादून में मौत हो गई। सतपाल के माली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 10 जून को इलाज कराकर ठीक होकर लौटे थे। मंत्री सतपाल के संक्रमित निकले 22 लोगों में से ये माली भी शामिल थे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नेहरू ग्राम स्थित मंत्री जी की ही एक नर्सरी थी, वहीं पर रहा करते थे। 70 साल के माली की अचानक मौत हो जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि मौत किसी और कारण से हुई है, लेकिन अब इस मौत पर सवाल ये हो रहे हैं कि क्या राज्य में कोरोना का इलाज ठीक से नहीं हो रहा, या बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और इलाज की जरूरत थी, या फिर इलाज में भेदभाव हुआ, जैसा मंत्री जी का इलाज हुआ वैसा इलाज नहीं दिया गया। पता चला इसका नाम रतन बहादुर है। मृतक का नाम रतन बहादुर है। लगभग 76 साल का आदमी है और ये सिक्किम का रहने वाला है। बट ये काफ़ी समय से यहीं इसी नर्सरी में काम कर रहा है। बाकी इसकी मौत के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है। ये नर्सरी अभी हाल फिलहाल तो ये सुनने में आया कि ये सतपाल लंबा समय तो कुछ नहीं। रात में जो मालूम पड़ा कि रात 3-4 बजे इनका अचानक से हृदय गति रुकने से इनका देहावसान हुआ, तो उसके चलते हम यही कह सकते हैं कि जो भी गाइडलाइन कोविड की फॉलो की जाती होंगी उसके तहत ही हम नियमानुसार इस विषय में, जब तक प्रशासन या सीएमओ ऑफिस से कोई हमारे को डायरेक्शंस आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। तो माली की उम्र 76 साल थी, जैसे कि आपने अभी एक बाइट में सुना भी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 22 कारों की खरीद के मामले में नया और बड़ा खुलासा हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 22 नहीं बल्कि 35 गाड़ियां खरीदी थी। इनमें से 22 गाड़ियां मारुति सियाज की हैं। वो प्रीमियम गाड़ियां हैं जिनकी बेस कीमत ही 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है। इसके अलावा महिंद्रा की 13 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई हैं। इन सभी कारों की डिलीवरी हो चुकी है। इन कारों का ऑर्डर भी बाकायदा उस दिन 23 मार्च को दिया गया, जिस दिन से लॉकडाउन लागू हुआ। अब आपको ये भी बताएं कि किस किस के लिए कितनी कारें खरीदी गई। देखिए, महानिदेशालय में निदेशक, अपर निदेशक, वित्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए 7 गाड़ियां, डायरेक्टर गढ़वाल और डायरेक्टर कुमाऊं मंडल के लिए 2 गाड़ियां, सभी 13 जिलों के सीएमओ के लिए 13 गाड़ियां, सीएमओ ऑफिस के लिए ही डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर्स के नाम पर 13 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई हैं। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि सरकार गाहे बगाहे जब बाकी जनहितैषी मुद्दों पर बात होती है तो आर्थिक तंगी का जिक्र करती है। आपके अपने चैनल ने इसे प्रमुखता से उठाया। इसके बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती कहती हैं कि उनके सीएमओ पिछले 20 सालों से पुरानी गाड़ियों में सफर कर रहे थे और उन्हें दिक्कतें हो रही थी। मैं आपकी बात से जो है सहमत नहीं हूँ कि कोविड के समय वाहन आए। बिल्कुल नहीं आए हैं। वाहन पिछले वित्तीय वर्ष में थे, वित्तीय वर्ष के ही ऑर्डर में थे और पिछले 20 सालों से जो है हमारे सीएमओज परेशान थे। 15 साल की गाड़ियों से चल रहे थे और कोविड में उनको काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और उनके द्वारा जो है ढंग से जा भी रही थी, तो बहुत ही परेशानी से वो आ जा रहे थे। फील्ड की ड्यूटी है, आप समझ सकते हैं, कोविड में इधर उधर जाना पड़ता है। लॉकडाउन के उल्लंघन में हुए मुकदमे अब पुलिस के लिए ही चुनौती बन रहे हैं। करीब 39,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। अब कोर्ट में दाखिल करना और उनको कोर्ट में पेश करना बड़ा सरदर्द है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए। अब शुरुआती दौर में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश करना है। हालांकि डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि ऐसे मुकदमों में ज्यादातर लोग जेल में नहीं है। इन सभी मुकदमों में ज्यादातर चालानी रिपोर्ट जानी है के अंदर होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए फिर समय मांगना पड़ता है। अब क्योंकि ये कोरोना का समय जो है ये चले जा रहा है और बढ़ रहा है आगे आगे धीरे धीरे, तो उस चक्कर में उस वजह से विवेचना जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगी इस टाइम पे पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस में है पुलिस। देखिए, इसमें विवेचना कोई बड़े स्तर की विवेचना नहीं होती है और इनमें कोई भी आदमी जेल में भी नहीं है, एक आध को छोड़ के जो 307 वगैरह लगे हैं। बाकी सब जो है 2 साल की सज़ा वाले हैं, तो जेल में नहीं होते हैं। वो 141 के नोटिस पे चालान हो जा रहा है, तो इनमें चालानी रिपोर्ट जानी है, तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा इशू है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना से निपटने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अभी तक इसमें स्वीकार किए गए हैं। 90% फैक्ट्रियां काम शुरू कर चुकी हैं। स्वरोजगार को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है और प्रदेश में क्या काम हो रहे हैं इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी है। उत्तराखंड राज्य ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है और 300 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अभी तक हमारे इसमें हमने स्वीकृत किए हैं। जो उद्योग कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे, आज राज्य में लगभग 90% उद्योग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की सालाना बैठक हुई है। बैठक में आयोग के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना पर भी बात हुई। बैठक में पलायन आयोग ने टिहरी जिले के सामाजिक, आर्थिक और पलायन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट भी पेश की है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का अनावरण किया। पलायन आयोग इससे पहले पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के साथ ही वहां हुए पलायन की रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। पलायन आयोग के अध्यक्ष एस नेगी ने कहा है कि आयोग ने चालू वर्ष में चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों के सर्वे का भी लक्ष्य रखा है। पलायन आयोग की मीटिंग हुई। इसमें एक तो हमने पिछले वर्ष में क्या किया है वो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया और आगे क्या करना है। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 3 जिले और कवर करेंगे, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर इस वर्ष में। और जो लोग ये हमारे प्रवासी लौट के आए हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसकी भी कुछ हद तक मॉनिटरिंग जो है आयोग करेगा। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके के जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। नवजात शिशु की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल को घेर लिया, जिसके जवाब में अस्पताल प्रबंधन ने भी बाहरी लोगों को बुलाया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने अस्पताल द्वारा बुलाए गए बाहरी गुंडों को हिरासत में लिया। सलेमपुर निवासी विकेश के नवजात पुत्र की मौत के बाद यह हंगामा हुआ। लद्दाख में सेना के 3 जवानों के शहीद होने के बाद उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पर आ गई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों की सीमा चीन सीमा से सटी हुई है। चमोली के बाड़ाहुती में बीते सालों में कई दफा चीन के सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ के लिपुलेख तक सड़क कटने के बाद ड्रैगन परेशान है। वजह है कि बीते दिनों लिपुलेख दर्रे के पास भारत के अस्थायी कैंपों के निर्माण से चीनी सैनिक भड़के हुए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना के 3 जवानों के शहीद होने के साथ ही उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली चीन सीमा से सटे हैं। इस घटना के बाद इन तीनों बॉर्डर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सेना के साथ ही आईटीबीपी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। उधर चीनी सेना द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों पर लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई, जिसकी वजह से देहरादून महानगर भाजपा युवा मोर्चा ने चीनी सैनिकों और चीन द्वारा निर्मित सामान का विरोध किया है। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथ में चीनी फ्लैग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पोस्टर था। कार्यकर्ताओं ने चीनी फ्लैग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कालिक पोती और जमकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की।
उधर रुड़की के झपरेड़ा इलाके में सोमवार को हुई लूट का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से 22,76,820 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पूरी घटना की योजना किसान सहकारी समिति में कार्यरत 2 कर्मचारियों ने अपने गांव के 2 युवकों के साथ मिलकर बनाई थी और एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। हमें इनका कर्मचारी के ऊपर शक हुआ था, फिर और गहरे पूछताछ पे जो है इनका 2 कर्मचारी और उनका कुछ रिश्तेदार मिलकर जो है इस लूट का काम किए हैं। तो उसमें ये 2 कर्मचारी को हमने गिरफ्तार किए हैं और इनका रिश्तेदार एक गिरफ्तार हो गया है। इस लूट में गए जो धन है लगभग 22,72,000 रुपये का हमने रिकवरी कर दिए इनसे और एक अभियुक्त धर्मेंद्र, उनका तलाश जारी। बाजपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिलती है जब पुलिस ने मुखबिर की खबर के आधार पर बीजेपी नेता की हत्या के लिए आए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और नकदी बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने बताया है कि कुलदीप सिंह केडी और कुलविंदर सिंह किंदा के बीच पुराना विवाद है और इसी वजह से कुलदीप सिंह केडी द्वारा कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या की साजिश रची गई। उधर मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह केडी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। तो पता चला कि ये लोग जो है पंजाब से किसी के कहने पर बुलाने पर आए हैं और इनका यहाँ पर जो लोकल एक व्यक्ति है जो आपस में रंजिश चल रही है 2 गुटों में, उसकी हत्या कराने के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। इसी क्रम में जो है जो संबंधित आदमी जिसकी भी हत्या के लिए ये लोग आए थे उससे पूछताछ करने पर पता चला कि ये सच में इनका पुराना जो है रंजिश चल रही है और ये ऑलरेडी जो 4 लोग आए थे इनमें से कुछ लोगों का पंजाब से पता करने पे आपराधिक इतिहास भी मालूम है। अल्मोड़ा के एनटीडी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार हुए 3 दिन बीत गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि हो चुकी है। घटनास्थल नैनीताल जिला होने की वजह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। क्षेत्र की युवतियां द्वारा पुलिस के सीओ सदर से मुलाकात की और इन्होंने जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहाँ पे महिला ये अभी इन लोगों का कहना था कि इसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए जल्दी। तो ये घटनास्थल एक्चुअली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का था। तो हमने इसमें जैसे ही हमारे पास इस बात की तहरीर आई तो हमने इसमें तुरंत 0 एफआईआर कर दी थी। हमने एफआईआर करके इसमें मेडिकल करा दिया है पीड़िता का और जितना भी हमने यहाँ पे कार्रवाई की वो हमने भेज दिया है। तो अब इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से होनी है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है, हम सभी जितनी किशोरियां, महिलाएं और युवतियां हैं कि इस तरह का समाज में जो ये अवसाद है, जो बलात्कार है, इसका क्रम टूटना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। समाज में ये मैसेज जाना चाहिए और लड़कियों को और सक्षम और मजबूत होने के लिए आगे आना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है विकासनगर से। यहाँ एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, अभी हम दुष्कर्म के मामले की बात कर रहे थे। युवतियां जो हैं वो मिलती हैं, नैनीताल का हम जिक्र कर रहे थे। अब एक और बड़ी खबर विकासनगर से, नाबालिग से रेप और अब पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलात्कार के मामले देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं, ये फिक्र की बात है। केदारनाथ आपदा 2013 को गुजरे 7 साल हो चुके हैं। आपदा में जहां कई लोगों को काल के गाल में वो समा गए, वहीं कई लोग 7 साल बाद भी इस आपदा के बाद के परिणाम झेल दिन रात खतरा महसूस करते हैं। सोलह जून 2013 को केदारनाथ की वो महाजल प्रलय में हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। कई घर, दुकानें पत्तों की तरह बह गई। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के पास सीमी भैंसारी ग्राम पंचायत को केदारनाथ आपदा ने ऐसे जख्म दिए जो कि आज भी नासूर बने हुए हैं। यहाँ के टूटे हुए रास्ते, घरों में पड़ी दरारें, धसी हुई सड़कें आज भी विनाश लीला की गवाही दे रहे हैं और उस खौफनाक मंजर के गवाह आज भी अपने टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। हम तो जिंदगी भर डरी के साए में, ऊपर से तो लगातार टूट ही रहा है, लेकिन ये 7 साल से तो यहाँ बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। ये हो गया बहुत टाइम से, मतलब जब से आपदा आई थी, उखीमठ वाली आई थी, उसके बाद केदारनाथ वाले आए, तो उस टाइम से सारे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं और वैसे ही ऊपर से भी वैसे पत्थर गिरने का डर भी है। ऐसे ही मतलब डर के साए में ही जी रहे हैं। सीमी गांव के नीचे मंदाकिनी नदी में एक पावर प्रोजेक्ट बना। आपदा के दौरान यहां पानी के तेज बहाव की वजह से पहाड़ का धंसना शुरू हो गया, जिससे गांव के 70 परिवारों के घरों में दरारें पड़ गई।
जमीन धंसती देख गांव से गुजरने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH को भी शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन पीड़ितों के विस्थापन की फाइलें आज भी धूल फांक रही हैं। आपदा के 7 साल बाद भी ये ग्रामीण डर के साए में ही जी रहे हैं। सेमी गांव जो 2013 की आपदा में इसको दोहरी मार पड़ी है और इसका हर घर टेढ़ा हो गया, या तो टूट गया या ढह गया। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस गांव के किसी भी आदमी को यहाँ से विस्थापित नहीं किया गया। और अगर जो नियम कायदों का जो इनको नियम कायदे बताए गए वो इतने पेचीदे हैं कि कोई भी आदमी इसका लाभ लेकर के फिर से यहाँ से उजड़ने के बाद कोई भी आदमी कहीं पर भी बस नहीं पाया है। एक आपदा तो ये झेल चुके हैं, बीते 7 सालों से अब विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। इनका ये इंतजार कभी खत्म होगा भी या फिर नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। चंपावत में आशा वर्कर संगठन ने एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि सरकार बिना मानदेय दिए उनकी एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी लगा रही है और सीएमओ का कहना है कि आशा वर्कर ने अपनी परेशानी प्रशासन के सामने रखी है। उनकी जगह शिक्षकों को एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी में लगाने की बात कही गई है। काशीपुर के रोडवेज बस स्टेशन को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर के बीच कांग्रेस इसके विरोध में आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इस जमीन को व्यावसायिक उपयोग के लिए कब्जाना चाहती है और इसी वजह से ये बस अड्डा ठाकुर द्वारा के पास शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। बस अड्डा शिफ्ट होने से स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही उनका समय भी बर्बाद होगा। सरकार इसको अपने आप में काबिज कर यहाँ पर इसका व्यवसायीकरण करना चाहती है, जबकि इसका व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। ये जनता की परेशानियों को देखते हुए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए होम क्वारंटीन के उल्लंघन को रोकने और बाहर से आने वाले लोगों का डाटा रखने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सेफ हरिद्वार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से बाहर से आने वाले लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। बॉर्डर पर डॉक्यूमेंटेशन होने के तुरंत बाद ही व्यक्ति की सारी जानकारी स्थानीय आशा वर्कर और जनप्रतिनिधियों तक मैसेज द्वारा पहुंचेगी। इनके द्वारा उनके घरों के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर भी लगा दिया जाएगा। चमोली के भराड़ी सैन स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों में से 5 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के साथ अपने घरों को लौट गए हैं। इन मरीजों के ठीक होने पर कोविड सेंटर के स्टाफ द्वारा हम होंगे कामयाब गीत के साथ ही ताली बजाकर सभी का हौसला बढ़ाया गया। आराम से बाबा, आराम से आओ। उधर लॉकडाउन में पलायन से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने उद्योग सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। हरिद्वार सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सहयोग द्वारा बनाए गए इस केंद्र में कोई भी बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हरिद्वार सिडकुल की जिस फैक्ट्री को श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, इस केंद्र के माध्यम से श्रमिक मुहैया कराए जाएंगे। हरिद्वार के तिबड़ी क्षेत्र में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। यहां राहगीरों ने एक अजगर को मुर्गी का शिकार करते हुए पाया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाद में टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। उधर कोरोना संक्रमण काल में बद्रीनाथ धाम में यात्रा संचालित किए जाने का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित महापंचायत द्वारा इसका विरोध करते हुए एसडीएम जोशीमठ के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवभूमि के चारों धामों की पूजा पद्धति पुरातन और सनातनी है। हमारा मानना ये है कि आप वैष्णो देवी और तिरुपति धाम और भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में विश्व विख्यात रुद्रप्रयाग के त्रिगुजी नारायण मंदिर की बात करें तो अभी भी भक्तों के लिए बंद है। भले ही देवस्थानम बोर्ड ने मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया, लेकिन भगवान विष्णु के इस मंदिर को भक्तों के लिए नहीं खोला गया है।
हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर सुरक्षित है भगवान नारायण की कृपा से। हम नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पर अब इसके बाद हमारे यहाँ बीमारी घुसे, हम इस चीज़ को नहीं चाहते, इसलिए हमने इसको बंद कर रखा है मंदिर को कम 15-20 दिन के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।